बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन को डिस्कस कर रहे थे। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस वीडियो के अंदर मिस्ड पिल गाइडलाइन मतलब हम एक वो औरत को लेके चल रहे हैं जो अपने हस्बैंड के साथ गई है नारायण का गान, ठीक है। एक फ़र्ज़ी स्टोरी हमने बनाई हुई है, ठीक है। अब वो आई है कि डॉक्टर साहब के बताती है आपको मैं कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है ना वो मेथड यूज़ कर रही हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, या तो वो पिल्स लेगी, या वो हमारे पास बॉडी के ऊपर पैच लगाना होता है वो लेती है, या फिर वेजाइनल रिंग हम उसको देते हैं। तो ये 3 ही मेथड है, ठीक है। अब वो कहती है कि इस दौरान जो है ना वो किसी भी ट्रिप के ऊपर गई है, उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स उसके हस्बैंड ने कर लिया है, सब्र नहीं हुआ उससे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ? तो एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट जो आप बैठी होंगी वहाँ पे, ठीक है, तो आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करवाना होगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी नहीं चाह रही। उसके हस्बैंड ने उसके साथ वो कर दिया है कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा। अब अगर तो वो आपके पास 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर-अंदर आ गई है, ठीक है? तो फिर आपकी क्या मेज़रमेंट है? अगर हमने कहा कि वेजाइनल रिंग दिन में 3 घंटे जो है ना उसको निकालना है, वॉश करना है, फिर उसको रेस्ट देनी है, उसके बाद लगानी है। वो कहती है मैंने वेजाइनल रिंग निकाली थी, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे। अब मैंने दोबारा नहीं रखी उसको ना, तो अब मैं क्या करूँ? या फिर हम कहती है कि जो मैंने बॉडी के ऊपर पैच लगाया है, उसको उतारे हुए 48 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। हो सकता है नारायण का गान में कोई भी ऐसी फार्मेसी उसे ना मिली हो, ये तमाम फार्मेसीज़ बंद हों, तो वो क्या करेंगी? ठीक है, तो हम सारी कंडीशन को डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूँ पिल्स आपने कौन-सी फिर किस तरह जो है ना ये करवानी है। ये नहीं कि अब उसको कहना कि नहीं बस तुमने हाँ, हाँ, ये क्या बाप कर दिया। हर लॉ का एक बाप होता है, ठीक है? मतलब हर मसले का एक हल होता है। देखो, अगर तो उसने 48 आवर्स के अंदर-अंदर जो है ना वो उससे ज़्यादा हो गया उसको, ठीक है, पिल्स उसने नहीं ली, या फिर मैं कहता हूँ 3 घंटे से ज़्यादा उसने जो है ना वो वेजाइनल रिंग जो है ना वो निकाल के रख दी है, या फिर उसको 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है कि उसने जो है ना वो जो है ना वो पैच जो है ना वो उतार के रख दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? लेट्स सपोज़ आज है जी 1 जनवरी है, ठीक है। वो आ गई है 1 जनवरी को, कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने सुबह 10 एएम के ऊपर जो है ना वो गोली खाई है, ठीक है। फिर 2 जनवरी को जो है ना वो कहीं हाइकिंग के ऊपर पहाड़ी इलाकों में चली गई और गोलियाँ घर-भूर की, वहाँ पे वो मेडिसिन नहीं ले सकी। फिर वो 3 जनवरी को आपके पास आ गई है, उसने रोला डाल दिया, हस्बैंड को कहा कि जी मेरी गोली मिस हो गई है, डॉक्टर के पास चलो। अब 3 जनवरी को जनाब अब डॉक्टर साहब के पास आ गए हैं, वो सपोज़ करें 11 एएम, सुबह 11 एएम में, मतलब 10 एएम से अगला 10 एएम और फिर यहाँ से 10 एएम, 48 घंटे उसके गुज़र गए हैं। अब वो आ रही है 11 बजे सुबह के, तो मतलब 2 दिन उसको 48 घंटे हो गए, ठीक है, उसने पिल नहीं ली हुई। तो फिर आपने क्या करना है? उसने जी ये वाला पत्ता उठाया हुआ है, ठीक है? तो आपने क्या कहती है ये वाली मैंने गोली खा ली है, ये 2 जनवरी की मिस हो गई है, 3 जनवरी के ऊपर आपके ऊपर आ गई है। तो आपने उसको क्या कहना है कि देखो बीबी, जो कल मिस हुई है ना, उस गोली को पहले ले लो, ये वाली यानी उसने ये वाली खा ली थी, ये नहीं खाई और आज आपके पास आई। तो आपने कहना है कि आज जब आई हो ना तीसरे दिन, तो तुम पहले वाली जो मिस की है वो पहले खाओ, ठीक है? तो जो पहले जो है ना वो ली है, जो मिस कर दी है ना गोली, सबसे पहले वो उसे कहना फ़ौरन उसको ना अभी खा लो, ठीक है? और फिर जो आज वाली गोली है ना, उसको भी आज से शुरू कर दो और बाकी पत्ता ऐसे कंटिन्यू करो, ठीक है? जो मिस किया उसे फ़ौरन उसी वक़्त खिला दो और साथ ही जो है ना आज वाली डोज़ भी जो है ना उसको, ठीक है? आज वाली जो उसकी असल डोज़ है वो खिला के, तो मतलब आज के दिन हमने फिर उसको 2 गोलियाँ खिला दी हैं। फिर वही उसे कहना है अगले दिन फिर तुमने 1-1, 1-1 गोली करके अपना साइकिल कंटिन्यू कर देना है। ये है कि विदिन 48 आवर मतलब 1 घंटा कोई होता नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है? मतलब 48 घंटे के अंदर-अंदर जो है ना वो आ गई है। लेकिन अब उसको जो है ना जी मेरी जान 48 घंटे से जो है ना वो ज़्यादा हो गया अरसा, ठीक है? मतलब 48 घंटे से ज़्यादा वक़्त हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? अब उसके 2 दिन गुज़र चुके हैं। सपोज़ करें 10 एएम को उसने 1 जनवरी को कही, दूसरी जनवरी को उसने मिस कर दी और 3 जनवरी को वो शाम को आ जाती है। तो मतलब अब 48 घंटे तो क्या उसको कोई 60-64 घंटे एक
प्रोमिनेंट डोमिनेंट टाइम हो गया है, ठीक है। यहाँ 1 घंटा हम आगे पीछे कर लेते, इससे कोई होता नहीं है, ठीक है। तो अब सपोज़ करें वो शाम को भागी है, 3 जनवरी को शाम को जो है आपके पास लैंड की है, तो अब आपने क्या करना है, आपने कहना है कि बीबी तुम्हारे 48 घंटे ना ज़्यादा हो गए, 2 दिन से बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम गुजर चुका है, तुम आ रही हो 72 घंटे के बाद या 60 घंटे के बाद अब आ रही हो ना, तो अब तुमने क्या करना है, नेक्स्ट 7 डे उसे कहना तुम्हारे जो है ना 7 डेज़ वो बहुत सेंसिटिव है, तुमने अपने हस्बैंड से कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना, ठीक है। नो इंटरकोर्स फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। लेकिन कहती है जी नहीं जी मेरा हस्बैंड तो छुट्टी के ऊपर आया, सो अमूमन होते हैं ना ये जो आती हैं फोर्सेस के लोग, तो अब मैं क्या करूँ जी। तो फिर आपने कहना है अगर तुम्हें इतना ही चुल चढ़ी हुई है ना, तो तुमने मेरी जान करना है तो प्रोटेक्टिव सेक्शुअल इंटरकोर्स करना है, कोई भी बैरियर मेथड उसको बता देना। अब बैरियर मेथड हमने जिसकी किया कॉन्डम यूज़ कर ले, या कुछ विजाइनल जो है ना वो स्पंज होते हैं वो यूज़ कर ले, तो मल्टीपल उसे कहना कि बैरियर मेथड मैक्सिमम यूज़ करनी है। अगर तुम प्रेगनेंसी नहीं चाहती तो बैरियर मेथड उसको रिकमेंड कर देने, उसके बाद कहना चलो जाओ करो। और साथ में आपने क्या करना है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी जो है ना उसको देना होंगी। अगर उसने सपोज़ करें कि वो कहती है कि नहीं जी या इसी दौरान जो है ना हमारा भी हुआ है, कोई लगता है मुझे सेक्स हो गया, तो हम उस दौरान फिर आपने उसको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाज़मी देनी है, लाज़मी, ठीक है, वरना उसका हमल ठहर जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो 2 सिनेरियोज़ के अंदर आएगा, ठीक है। एक वो कि अगर वो 48 घंटे के अंदर आ गई है और उसने एक गोली मिस की है, तो आपने अगले दिन क्या करना है, तीसरे दिन उसको जो मिस की है वो खिलानी है और आज वाली डोज़ खिला के फिर उसी साइकिल को कंटिन्यू करना है। और अगर उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, ठीक है, तो उसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आप लाज़मी देंगे। फिर यहाँ पे अगर 48 घंटे से ज़्यादा आ गए तो उसे नेक्स्ट 7 डे के लिए इंटरकोर्स मना करना, अगर करना भी बैरियर मेथड, साथ में आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है ना वो लाज़मी उसको दिलवा देनी। तो अब मैंने 48 घंटे को कुछ ज़्यादा स्पेसिफ़ाई नहीं किया, तो इसकी बुक के अंदर वो कह रहा है कि अगर वो 1 वीक के बाद आ रही है, 48 घंटे से 1 हफ़्ता गुज़र गया है, या हो सकता है 2 हफ़्ते गुज़र गए हों, या हो सकता है 3 हफ़्ते गुज़र गए हों, तो वो फिर उस केस को कैसे आप हैंडल करें? उसके अंदर आप ये गोलियों की एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे मेरी जान, ठीक है? तो फिर उसके लिए मेरे पास ना यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ। अगर इसको आप तवीज़ बना के अपने गले में डाल लेना, तो बिलीव मी अगर आप भी किसी इसी नौरान का गान चली गई हैं जो फीमेल सुन रही हैं, तो आपको भी मुश्किल नहीं होगी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने। देखो, अगर तो उसके 24 से मैंने कहा 48 घंटे होंगे, यहाँ पे उसका हम सारा टेबल बनाते हैं। नंबर सेकंड में मैंने कहा उसको अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं अपनी जो है ना पिल मिस किए हुए, यहाँ पे हमने क्या कहा था, 24 से 48 घंटे की अंदर आ गई है, मिस जो पिल है ना उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो उसको खा ले, ठीक है। नंबर सेकंड पे नेक्स्ट जो है ना वो पिल जो है ना उसको कंटिन्यू करे, ठीक है। नेक्स्ट पिल जो है ना वो कंटिन्यू करे एज़ पर साइकिल, जिस तरह उसका साइकिल चल रहा है। फिर अगर इसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है ना, ठीक है, तो उसको कहना है कि आपने इमरजेंसी जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना उसको दे देना है। अब इसके अंदर कोई भी कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7 दिन तक एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है अगर 24 से 48 घंटे के अंदर आ गई। लेकिन अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है वक़्त, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो पिल मिस हुई है उसको जो है ना वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो ले ले, और बाकी को जो है ना वो कंटिन्यू करे एज़ पर साइकिल, कंटिन्यू एज़ पर साइकिल। इस तरह आपकी डोज़ पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट 7 डे के लिए यहाँ पे उसको एहतियात करनी होगी। यहाँ पे एहतियात 7 दिनों के लिए नहीं हमें करवानी उसको, यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हमें एहतियात लाज़मी करवानी है, ठीक है। अगर करना भी है तो फिर उसको कहना कि तुमने अव्वल तो करना नहीं, अगर करना भी है तो बैरियर मेथड यूज़ कर लेना। अब 48 घंटे का वक़्त कितना हो सकता है? वो हो सकता है अगर वो पिल जो है ना मिस अगर हुई है फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। 1 हफ़्ता हो गया पिल मिस की है, जो उसने पिल जो है ना वो मिस की है, ठीक है, उसको हमारे पास क्या हो गया जी 1 वीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ अगर जो पिल मिस की है वो सेकंड वीक के अंदर आ गई है, ठीक है, या फिर जो पिल मिस किए है ना वो थर्ड वीक के अंदर आ गई है, तो हर के लिए हमारे पास सिनेरियो मुख्तलिफ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसने पिल मिस की और फर्स्ट वीक है और साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स उसने कर लिया है, ठीक है, तो आपने उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे देना है, ठीक है, ये लाज़मी उसको देनी है। अगर उसके 2 हफ़्ते हो गए हैं तो जो मिस पिल है वो उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल ले, ठीक है। मिस्ड पिल जो है ना उसको
एज सून एज पॉसिबल ले, साथ में उसको कहना है कंटिन्यू करे उसी को। और यहाँ पे आपको कोई भी एमरजेंसी जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन अगर वो 3rd वीक के अंदर आ गई है, ठीक है, तो हमने देखना है कि मतलब वो पत्ते की तीसरी लाइन में उसने 3rd वीक को हम सपोज करें कि वो लेके आई है पत्ता, और उसमें कह रही है कि पत्ते की जो तीसरी लाइन है ना, ये हमारे पास होगी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लाइन में वो कह रही है कि हमने कि उससे ना 2 गोलियां जो है ना ये वाली मिस हो गई हैं, ठीक है। सपोज करें वो पत्ता पूरा ले आई और कह रही ये 2 गोलियां जो है ना वो उससे खाना भूल गई है, तो फिर अब हम उसको क्या रिकमेंड करें, उससे कहेंगे कि तुम ना ये जो पिल फ्री इंटरवल है ना, अब जो वक्फा करना है 7 दिन वाला, इसको अब आपने इन गोलियों को काट देना है ना। अब जो गोलियां हमने काट दी हैं, और अब जो 7 दिन वक्फा हमने करना था वो नहीं करना, और ओमिट कर देना हमने पिल फ्री इंटरवल। अगले में जो जब ये पत्ता ख़त्म हो जाए तुम फ़ौरन इस पत्ते के ऊपर फिर शिफ्ट हो जाना, और ये इसी तरह जो हमने शुरू करनी है, और ये 21 दिन खा के उसके बाद फिर ये पत्ता एज सच कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपने सपोज करें अगर वो 3rd वीक के अंदर आ पिल मिस्ड होगी 1st वीक के अंदर, ठीक है, और अनप्रोटेक्टेड साइड, तो फिर आपने एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव 2nd के अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3rd के अंदर अगर उसने 2 पिल सपोज करिए मिस कर दी हैं, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो आयरन वाला है इसको ओमिट कर देना, ये हमने खा जानी है, मतलब कि इस गोलियों को स्किप करवा देना है उसको, और कहना है कि अब तुम नया पत्ता जो है ना वो अगले महीने से शुरू कर लेना, और इसको जो है ना वो ऐसे यूँ ही कंटिन्यू करके, और फिर वो नॉर्मली जो है ना चलता रहेगा। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया। पिल फ्री इंटरवल मतलब आयरन वाले हमने ये निकाल देनी है उस पत्ते में से, तो बाकी वही चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैं चार्ट को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। यहाँ पे गौर से देखो, इफ़ पिल हैज़ बीन, यहाँ पे इसको मैं ज़रा, इफ़ पिल हैज़ बीन मिस्ड 24 से 48 आवर कंटिन्यू कॉन्ट्रासेप्टिव कवर द मिस्ड पिल एज सून एज पॉसिबल। बाकी को हमने एज सच कंटिन्यू करना है एज अ यूजुअल टाइम, ठीक है। बाकी इससे क्या होगा, मिनिमाइज़ करना है रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी का। एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इसके अंदर मोस्टली अमूमन नहीं दी जाती, ठीक है, जो 24 से 48 आवर है, ठीक है, क्योंकि हमने अर्लियर शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अगर 48 घंटे से लेट हो गई है वो, तो हमने कहना है कि जो मिस्ड पिल है उसको फ़ौरन ले लो, और बाकी जो है ना उसको एज अ कंटिन्यू करो, और कंडम जो है ना वो उसे यूज़ करना है, एहतियात करनी है अनटिल द कंसेक्टिव एक्टिव पिल हैज़ बीन टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टिव से, अब यहाँ पे क्या है, अगर एक से पिल मिस्ड इन द 1st वीक, पहले हफ्ते के अंदर, मैं वो जो बात कर रहा हूँ ना, पहले हफ्ते के अंदर कोई उसकी पिल मिस हो चुकी है और अनप्रोटेक्टिव सेक्स अक्कर हो चुका है, तो आपने फ़ौरन उसको क्या कर देना है, ईसी मतलब एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देनी है। वो पता लेके आई है, कह रही है अब इस बात को गौर से समझो, पता लेके ये वो कह रहा है कि अगर 1st वीक के अंदर, मैंने ये लिखा है ना 1st वीक, 1 से 7 दिन के अंदर जो है ना उसकी कोई पिल मिस हो गई है, तो फिर आपने, और साथ में कह रही है मैंने टपाटप भी किया हुआ है, तो फिर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आप देंगे। अगर पिल मिस हो गई है 8 से 14 में, 7 ये थे, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर इस पत्ते में से कोई मिस है उसकी गोली, वो पता लेके आई है, तो फिर आपने क्या करें, नो इंडिकेशन ऑफ दी एमरजेंसी। अब यहाँ पे हमें एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 7 दिन उसने पहले खा ली है ना, ठीक है, ये 7 दिन उसने प्रॉपर खाई है, उसके बाद 8वें दिन से 14वें दिन में कोई उसकी गोली मिस होगी, तो फिर हमें एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देने की ज़रूरत नहीं है हरगिज़ भी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको जो है ना जो मिस हुई है उसको फ़ौरन खा लो, और बाकी को ऐसे कंटिन्यू करें। अगर उसका पत्ता जो है ना वो 15 से 21 हो गया, 7 दूनी 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये वाले पत्ते में कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो फिर आपने क्या करना है कि फिनिश द पिल इन करंट पैक। ये वाला जो पैक है इसके अंदर से जितनी भी गोलियां ये ख़त्म करो, और आपने ये आयरन वाली गोलियां काट कर टोकरी में फेंक देनी है। उसे कहना है ये तुम गोलियां नहीं खानी। उसके बाद कहना है उसको कि तुम ये नेक्स्ट पत्ता लो, और यहाँ से फिर एक से फिर शुरू कर दो। हमने क्या किया, ओमिट कर दिया ये वाला जो आयरन वाला था इंटरवल, जो फ्री इंटरवल था, पिल फ्री इंटरवल इसे हम कहते हैं ना, ये हमने ओमिट कर देना। तो यही वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, फिलिंग द पिल करंट। बाकी प्लेसिबो टैबलेट जो है ना वो उसको हमने निकाल देना, और हमने नया पैक जो है ना अगले दिन से जो है ना उसको स्टार्ट करवा देना है। जो ही ये पत्ता ख़त्म हो, ठीक है, और उससे अगले दिन ही आपने नया पत्ता शुरू करवा देना। आपने आयरन वाली गोलियाँ उसे नहीं खिलानी। अब भी अगर किसी को समझ नहीं ना आई तो यार रिमाइंड करके देख लेना, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम जो है ना अपना कॉन्सेप्ट दे सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक और बात की हुई है कि सेफ्टी क्या क्या होती है। हम ये जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं ना, इसके फ़वाइद कितने हैं, नुकसानात कितने हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा है
कुछ ना कुछ नुकसान आपको ज़रूर मिलेगा, ख़ास तौर पे मेडिसिन का। तो मेरी जान इसको या ना यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे पास क्या-क्या सेफ्टी हैं, क्या-क्या हमारे पास इसके नुकसान हैं। तो सेफ्टी की पहले बात कर लेती हैं। जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, ये 12% रिडक्शन करती हैं कैंसर का, ठीक है। देखा गया जो फीमेल ये कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, उनके अंदर रिडक्शन जो है ना वो कैंसर का 12% कम है। ओवेरियन कैंसर जो है ना उसका जो है ना वो 46% जो है ना वो रिस्क कम हो जाता है, वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह जाती हैं। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, उसका चांस कम हो जाता है। कोलोन कैंसर जो है ना, उसकी जो आंत का कैंसर है वो भी हमारे पास कम हो जाता है। लेकिन क्या हर दवा की सेफ्टी होगी? इतनी अच्छी ये गोली है तो फिर इसको हर कोई रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा? हर कोई नहीं खा रहा। इसका नुकसान ये है, ये मेरी जान आपके ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा देती है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन की मिकदार होती है, तो वो क्या करती है, वो चेंजेस ले आती है। बस याद कर लो कि ये ब्रेस्ट कैंसर को जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करेगी। साथ में जो आपका हमने क्या किया, ओवेरियन, एंडोमेट्रियल, कोलोन, सर्विक्स का हमने नहीं कहीं नहीं ज़िक्र किया, तो आपने यहाँ पे सर्विक्स डाल देना। तो बीसी याद कर लो। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जो है ना, ये इसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जबकि ओवेरियन, एंडोमेट्रियल और कोलोन कैंसर और ओवरऑल जो बाकी कैंसर है उनका चांस कम करवा देती है ये वाला, ठीक है। अब होपफुली अब आपको याद रह जाएगी ये बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये ना ओवेरियन कैंसर को कम करती है, एंडोमेट्रियल कैंसर को। थोड़ा सा इसका फंक्शन देखते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा हल्का सा टच हम लेते हैं। तो अब अपनी सारी निगाह जो है ना इस वाइट बोर्ड के ऊपर कर लो। मैंने नंबर 1 पे बात की कि ये क्या करती है, सिर्फ हमने बीसी को याद करना है, ब्रेस्ट और सर्वैक्स के कैंसर को बढ़ाना है, बाकी जितने भी कैंसर है उसको कम करवाना है। तो हमने बाकी कैंसर में मैंने कहता हूँ चलो ओवेरियन कैंसर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओवेरियन कैंसर को किस तरह ये रिड्यूस करता है, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना ये क्या करती हैं, नेगेटिव जो है ना वो हमारे पास फीडबैक देंगी, जिसकी वजह से भी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एफएस नहीं आएगा, एलएच हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। नो ओव्यूलेशन, जब एलएच नहीं आया तो ओव्यूलेशन नहीं होती। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि ओवेरियन मतलब ये आपकी जो है यूट्रस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लगी हुई हैं 2 खूबसूरत सी ओवरी। साइंसदानों का मानना है जब ओवरी बार बार फटती है ना तो कैंसर का चांस बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको फाड़ने से रोक दिया, एलएच नहीं दिया, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हुई, तो हमारे पास ये ओवरी फटेगी नहीं, तो इसकी जब ये फटेगी नहीं तो इसका चांस कम हो जाएगा कैंसर बनने का, ठीक है। तो एक ये हाइपोथेटिकल है कि ये जो भी है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि जब फटना इसका कम हुआ है ओवरी का, ठीक है, तो चांस भी आपने ओवेरियन कैंसर का कम करवा देना। ये हमारे पास ओवरी की एक कहानी मैंने बता दी। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल कैंसर है इसका चांस भी हमारे पास कम करती है। ये यूट्रस है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी एंडोमेट्रियम है इसका चांस कम होगा। कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये क्या होता है, इसके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ईस्ट्रोजन क्या करती है, प्रोलिफरेटिव, और ये क्या करवाती है, सेक्रेटरी फेज में, ठीक है। तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही कम होगा तो हमारे पास एक्सेसिव प्रोलिफरेशन नहीं होगी, ज़्यादा फले फूलेगा नहीं, ठीक है। तो उसकी प्रोलिफरेशन को हमने रोक दिया। जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये मज़ीद उसकी जो है ना वो उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक डालेगा ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह का ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है ना वो उसको दे रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एंडोमेट्रियल कैंसर जो है ना उसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये बात बता दी। नंबर 3 पे हमारे पास क्या रहेगा, कोलोन कैंसर, इसका इतना ज़्यादा नोन नहीं है हमारा बुक के मुताबिक, ठीक है। बस यही याद करना कि कोलोन कैंसर जो है ना ये कम करवा दी, इस तरह कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो बीसी मैंने यहाँ पे बताया आपको, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास हो सकता है कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब उसकी दादी नानी को भी हमारे पास ब्रेस्ट का कोई ना कोई कैंसर होगा, तो वो ईस्ट्रोजन बार बार हल्का सा है तो सही ना ईस्ट्रोजन ये वाला, यही छोटू सा जो है ना ये कहीं ना कहीं जाके उसके जो ब्रेस्ट हैं, ठीक है, उसके ऊपर जाके एक्ट करता रहेगा, तो कतरा कतरा मिल के मेरी जान दरिया बनता है, तो वो उसके ब्रेस्ट को जाकर फूस बढ़ा देगा, ठीक है। फिर हमारे पास सर्वैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जो नैरोइंग पोर्शन है, ठीक है, जो कि बहुत सी गर्ल्स का फेवरेट है। यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर की क्यों इंक्रीज़ होती है, ये कहानी बनी हुई है, जो भी कह लें कि खामद समझेगा कि बीवी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है ना अप्लाई कर रही है, इसके लिए उसके बैरियर मेथड नहीं चाहिए, तो वो किसी किस्म का भी अपने पिनाइल आर्गन जो है ना, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं करता। हो सकता है अब वो
मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ मिला, और ये यूरोप की कहानियाँ सारी हमें पढ़ा रहे होते हैं ना, ठीक है। तो उसने जो है ना वो कोई भी अपने पीनस के ऊपर कोई भी इस तरह का यूज़ नहीं किया, और वो मल्टीपल जो है ना वो फीमेल के साथ जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो वो क्या करेगा, जो उसका सर्वेक्स है उसके ऊपर हमने एक वायरस पढ़ा था, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो मेरी जान वो यहाँ पे वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। उसने बैरियर मेथड इस्तेमाल नहीं किया, वो समझता रहा है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है या उसकी जो बीवी है वो गोलियाँ खा रही है, इससे बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसी दौरान उसने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ट्रांसफ़र कर दिया, और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 हो गया, 18 हो गया, इसके मुख्तलिफ हमने पढ़े थे वेरिएंट, ठीक है। एक 8 था, एक 11 था मेरे ख्याल में, और एक 16 था और एक 18 था। तो इनमें से याद कर लेना कि ये जाके जो है ना वो सर्वाइकल कैंसर की प्रमोशन करवा देता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको करवा देगा, ठीक है। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। इसको अब मैं रेज़ कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना इसके और क्या-क्या हैं। ये तो थे ना हमारे पास कैंसर की कमी और ज़्यादती के ऊपर। बाकी जो इसकी मैं बता रहा हूँ ना वो हमारे पास मेरी जान है कि ये हमारे पास कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है ना, ये एक तो खतरा है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर वो डीप वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म करवा देगा। उसका रिस्क जो है ना वो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म, ठीक है? इसका चांस जो है ना वो मतलब यूँ कहना है कि खून को जमाने वाला एक काम करवा देगा। तो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म, और वो एम्बोलस क्या होता है, जब वो क्लॉट जो है ना वो डिसलॉज होता है तो वो एम्बोलस बन जाता है। तो वो इसकी वजह क्या है बेसिकली, ये एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है ये एक बड़ी वजह है कि एस्ट्रोजन जो है ना वो हल्का-हल्का एस्ट्रोजन जीना जो काफ़ी है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस करवाने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है जब अब बाहर से कोई चीज़ भी लेंगे तो उसका तो नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। वो कह रहा है अमूमन जो ख़वातीन दवाइयाँ नहीं लेती, तो अमूमन जो है ना वो 1000 में से जो है ना 5 वुमेन्स अगर हो रही हैं, ठीक है? अगर मतलब मैं ये कम्युनिटी है, कोई भी गोली-शोली नहीं खा रही, इसके अंदर 1000 खातून है तो 1000 खातून में से 5 खातून जो है ना उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। लेकिन अगर इसी 1000 गोलियाँ 1000 ख़वातीन हैं, इनको मैं डी ये गोलियाँ खा रही हैं कौन-सी कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इन्हीं 1000 में जो रेशियो है ना वो 10 वुमेन हो सकता है कि मतलब 1000 में से 10 वुमेन को हो सकता है, मतलब 50% जो है ना चांस, 5 थे तो उसका डबल हो गया 10 हो गया। तो 10 वुमेन जो है ना अगर वो वही 1000 अगर गोलियाँ खाने लग गई तो इसमें से 10 वुमेन जो है ना पक्का है कि वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ज़रिए आ रहा है। लेकिन अगर यही 1000 वुमेन इनके साथ टपा-टप किया जाए और इनका जो है ना इस 1000 वुमेन है, ये थी नॉन प्रेग्नेंट, अब इन्हीं को मैं प्रेग्नेंट करवा देता हूँ, ठीक है? ये सारी की सारी 1000 प्रेग्नेंट है। अब ये क्या कर रही हैं, ये खा रही हैं इन्होंने खाई है जी किसी दौर में कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, तो इनके अंदर कितना चांस होगा हमारे पास डी वेन थ्रोम्बोसिस का, वो मेरी जान होगा 29 से लेके 400 ख़वातीन हो सकती हैं कि वो इसका डी वेन थ्रोम्बोसिस के साथ सफ़र करें। प्रेगनेंसी जो है ना एक बड़ा फैक्टर है अलॉन्ग विद कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जिन्होंने पहले कभी यूज़ की है कि उनके अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए। वो कहते हैं ना राती चंगी भली रोटी खाधी सी ते बस सवेरे अल्लाह नू प्यारी होगी। तो अगर हिस्ट्री लें तो उसने कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव लिया होता है, ठीक है? और वो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो किसी की फर्स्ट मंथ हो प्रेगनेंसी का, सेकंड मंथ हो, तो उनके अंदर मोस्ट चांसेस होती है कि वो जो है ना वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का शिकार हो जाएँ, ठीक है? इसका मतलब प्रेगनेंसी एक मेजर रोल प्ले करती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ये बात मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा था। इसके अलावा जो है ना कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की कुछ जो है ना वो आर्टीरियल डिजीज़ भी होती है, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन आर्टीरियल डिजीज़ जो है ना वो हो सकती है। अब इस रिस्क को हमने प्रिवेंट किस तरह करना है? सबसे पहले तो हमने रिस्क फैक्टर अच्छे से देख लिए ना, तो फिर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गोली देने से पहले जो है ना उससे पूछ लेना कि वो कोई थ्रोम्बोफिलिया का शिकार तो नहीं है, कोई इसके अंदर वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म किसी पहले फैमिली मेंबर को तो नहीं हो चुका, कोई उसको प्लेटलेट डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई और गोलियाँ तो नहीं खा रही, ठीक है? या फिर वो इमोबिलाइज़ तो नहीं रहती, मतलब रोटी खा ली तो लेट गई, रोटी खा ली तो लेट गई, सोती रही। सेडेटरी लाइफ़स्टाइल एक बड़ी वजह है कि थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म हो जाए ऐसी ख़वातीन में, ठीक है? तो इसके अंदर वो क्या होता है फिर वो स्ट्रोक और वो सारी की सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है? अब आर्टीरियल डिज़ीज़ हो सकती है लेकिन वो रेयर है, ठीक है? ये क्या होती हैं कोई ना कोई आर्टरीज़ के अंदर सीरियस एक कॉम्प्लिकेशन करवा सकती हैं, लेकिन आर्टीरियल डिज़ीज़ का ज़्यादा रिलेशन किसके साथ होता है? वो वुमन जो एज्ड हों, बड़ी उम्र की ख़वातीन और कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं ना, ठीक है? तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होता है। अब इसीलिए हम कंट्रा इंडिकेशन करते हैं उन वुमन के अंदर जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो,
ठीक है। बूढ़ी ख़वातीन जो है ना उनके अंदर हमने नहीं देनी। वो ख़वातीन जो हाइपरटेंसिव हों, जिनको बीपी का मसला है, जिनको माइग्रेन का मसला है, जिनको सेरिब्रल कोई वैस्कुलर डिज़ीज़ जो है ना वो उसको चल रही है, ठीक है, या वो नशई औरत है, स्मोकर है, ठीक है, या उसको पहले कोई दिलों के मसले चल रहे हैं, महबूब वाले नहीं असल वाले, एमआई, ठीक है, या फिर वो अपने बेबी को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो ऐसी ख़वातीन के अंदर 45 साला बूढ़ी खातून, उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, माइग्रेन का मसला है, आदित सर कदर का मसला है, सेरिब्रल है, दिमागी शरीयाने फटने का चांसेस हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीती है, दिल का अटैक हो रहा है और वो साथ में अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है। तो यूँ एक कहानी बना के याद करो, ऐसी वुमेन के अंदर हमने कभी भी कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देनी। तो ये था कंबाइन हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। होपफुली मेरी ये कहानी आप तक ये समझ आ गई होगी जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। वो जो मैं कहानी आपको बता रहा था ना, ये वाली प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर 5 पर 1000 10 पर 10,000, ठीक है। ये 1000 मैंने सॉरी लिखी है, यहाँ पे हमारे पास तक 10,000 था, ठीक है। ये इसको एक सिफर और बढ़ा दो 10,000 में, ठीक है। 10,000, ये 10,000 और ये 10,000, सॉरी वे एक ज़ीरो मिस हो गई है मेरे से, ठीक है। ये 10,000 में से एक 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 ये आपने कर लेना है, ठीक। बाकी मैंने यही बता दिया कि वोमेन जो 35 साल से ऊपर हैं, वो जो पैरेस्थीसिया है या फिर उसको कोई भी इस तरह का डिसऑर्डर है, स्मोकर है या उसको स्ट्रोक की कोई बीमारी है, तो उसके अंदर हमने नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के बारे में। होपफुली इसको बस थोड़ा सा एक रीड दे लीजिएगा तो आपके पास जो है ना वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर, यहीं से मैंने सारा बताया। बाकी वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर को कम करती है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर को बढ़ाती है, वो बीसी से याद किया था हमने, ब्रेस्ट और हमारे पास सर्वाइकल कैंसर को ये बढ़ा देती है। तो ये सारी कहानी थी, इसके अंदर बताया कि क्यों बढ़ाती है, क्यों कम करती है। दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल कोशिश कर रहा हूँ मैं एक दिन में कम से कम 3-4 वीडियो बनाऊँ, क्योंकि फाइनल ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि इसको जो है ना वो आज इस चैप्टर को तो इंशाल्लाह मैं ख़त्म करके जो है ना फिर जो है ना अपलोड कर देता हूँ। बाकी जो है ना वो साथ साथ चलाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।